ठीक है। ये जॉन्डिस के सारे साइंस आ रहे होते हैं साथ साथ बिलीरुबिन की जो मेटाबॉलिज्म की खराबी की वजह से। और इसके अलावा जो डार्क यूरिन होता है उसकी एक और कॉज होती है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस चल रहे हैं, उसकी वजह से वो किडनी में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकते हैं, तो उस वजह से भी डार्क यूरिन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रैशेज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, स्किन रिएक्शंस होते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा एक्यूट केसेस में आती हैं। हेडेक, मायल्जियाज, डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पोलियोट्राइटिस नोडोज़ा आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी होता था पैथोलॉजी में कि पोलियोट्राइटिस नोडोज़ा जो होता है जिसमें एक्चुअली वास्कुलाइटिस हो जाता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से, उसमें हेपेटाइटिस बी की पेशेंट को हिस्ट्री होती है, तो वो भी इसमें है। और एथराइटिस है, और इसके अलावा फ्रेंजाइटिस, कफ है, मैकुलर रैश है, और ये मैंने आपको बता दी एप्लास्टिक एनीमिया भी हमने इसको कॉम्प्लिकेशन देखी थी कि चिल्ड्रन में कॉमन होती है। और इसके अलावा यही है कि हम ALT टेस्ट करवाएंगे तो ALT हमें राइस मिलेगा। ALT जो होता है ना ये स्पेसिफिक होता है लिवर के लिए, ये हमें पॉजिटिव मिलता है। और क्रॉनिक इन्फेक्शन का जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका टेबल। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये करवा सकता है, और बाकी एक्स्ट्रा हेपेटिक सिंड्रोम्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि पोलियोट्राइटिस नोडोज़ा है, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस वगैरह, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये वाला जो टेबल है ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, वो वाला ये वही है। ट्रीटमेंट का जो गोल हमारा मेन होता है, जो हमने यहाँ पे करना होता है, इन्वेस्टिगेशंस तो हमने कर लिए ना, तो ट्रीटमेंट का जो मेन गोल हमारा होता है वो होता है कि हमने जो PCR होता है ना जिसमें हमारा DNA शो हो रहा है हेपेटाइटिस बी का, वो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए या हमें कम मिलना चाहिए, तो वो हमारा एक जो है ना गोल होता है। उसके बाद जो हमारी ट्रीटमेंट होती है ना एक्यूट केस की, अगर एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है कि आपको अगर हम बात करें तो उसमें हाइजीनिक फूड्स लेनी है, हाइड्रेशन, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, वाइटल मॉनिटरिंग, LFTs मेंटेन करने हैं, बिलीरुबिन मॉनिटरिंग वगैरह सारी हमने करनी होती है। इसका जो हम SCQ डिस्कस करेंगे उसके साथ ही मैं आपको इसको बता देती हूँ सपोर्टिव मैनेजमेंट इसकी। जो इसकी ड्रग्स हमें देनी होती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें जो हमारी ड्रग्स होती हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर हम बात करें ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले था बेड रेस्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में ये होता है कि पेशेंट को प्रोटीन्स देनी होती हैं, प्रोटीन्स और फैट्स जो होती हैं वो नहीं देनी होती। मीन्स के पेशेंट को कहना है कि आपने अवॉइड करना है मीट, दालें वगैरह, ठीक है, गोश्त वगैरह आपने अवॉइड करना है, और आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करना है। उसके बाद आती है हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में वी हैव द लेमिवुडीन, वी हैव द इंटिकावीर, वी हैव द एडिफोविर। लेमिवुडीन क्या करती है कि लेमिवुडीन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा एंजाइम होता है उसके अंदर जो है एक होती है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो लेमिवुडीन जब बॉडी में जाती है तो वो एक्टिव होकर ट्राइफॉस्फेट फेज़ में कन्वर्ट होती है, और वो जो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अंदर, उसके अंदर जाके compete करती है उसके साथ। उसकी वजह से जब होता है वो डेवलपिंग जो वायरल DNA स्ट्रैंड होता है जो रेप्लिकेट कर रहा होता है वायरस, उसके अंदर जब वो इनकॉपरेट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है चेन टर्मिनेशन हो जाती है, और जो DNA रेप्लिकेशन होनी होती है वायरस की वो नहीं होती। फिर दूसरी जो हमारी लेमिवुडीन और एडिफोविर, इंटिकाविर वगैरह के बाद आती है वो है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। ये जो होती है ये हमारी होती है, हमने 3 टाइम्स देनी होती है वीकली। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम लगाते हैं इसका, और ये तकरीबन 3 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है इसका। ये क्या करती है, जो वायरल रेप्लिकेशन की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एंट्री, अनकोटिंग, जो हमने देखा था मैसेंजर RNA, प्रोटीन सिंथेसिस, उन सबको ये इनहिबिट कर देता है। और लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्होसिस, तो ये आपका MCQ बनता होता है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। और जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑब्वियसली वो हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन बनता है अगर हमारा लिवर जो बुरी हालत में चला गया है, ठीक है। तो ये जो लेमिवुडीन होती है इसके बारे में, ये जो एंटिकावीर है इसके बारे में एक चीज़ आती है कि ये जो है ना इसका हमारा एंटी HIV इन्फेक्शन का रोल भी है, मतलब कि अगर बॉडी में HIV भी है तो वायरस को वो भी उसको भी ये जो है ना ट्रीट कर सकती है साथ साथ। और ये जो है ज़्यादातर जो हमारे DNA होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का उसको ये कम करती है। अब इन वायरसेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हेपेटाइटिस A वायरस जो होता है इसके जो पॉइंट्स बताऊंगी सिर्फ वो नोट करने हैं आपने MCQs के लिए। हेपेटाइटिस A वायरस का फीको ओरल रूट इन्फेक्शन का होता है, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं कॉज करवाता।
इसमें जो सीरोलॉजी हम करवाते हैं एक्टिव फेज़ में हमें जो है वो IgM anti-HAV पॉजिटिव मिलती है, और रिकवरी फेज़ में हमें IgG पॉजिटिव मिलती है जो कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है। और PCR जो होता है वो जब हम करवाते हैं तो उसमें हमें इसकी एंटीजन मिल जाती है। इसकी जो होती है एक्टिव वैक्सीन होती है, पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये हम ऑलरेडी टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है उसमें ये होता है कि ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन को इम्प्रूव करना होता है, हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना होता है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है ये ब्लड के थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है, प्रेगनेंसी के थ्रू जो है ये करवाती है। प्रेगनेंसी जो होती है इसमें आपने याद रखना है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्रोनिक कैरियर बन जाए। फिर इसमें ये होता है कि हमने हिस्ट्री होगी इसमें इंजेक्शन यूज़र का, जो आईवी ड्रग यूज़र्स होते हैं। मैन टू मैन जो है वो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होती है होमोसेक्सुअल्स में। नीडल स्टिक इंजरी में ये कॉमन होती है, लेकिन जो नीडल स्टिक इंजरी होती है उसमें ये होता है कि जो इन्फेक्शन डोज होती है वो इसकी जो है वो कम होती है। इस वजह से जो है वो इसका जो है ना इन्फेक्शन एज सच नीडल स्टिक से नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करें तो उसमें जो है ना वी हैव द कैरियर स्टेट, क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पार एंट्रल एंड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। फिर हेपेटाइटिस डी वायरस की बात करें तो मैंने आपको बताया को इन्फेक्शन होता है इसका, यह सुपर इन्फेक्शन होता है। और जो सुपर इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है, उसमें ज़्यादा क्रोनिक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो जो है हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है, और इसकी PCR में हमें जो है HDV एंटीबॉडी मिलती है। हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो होता है फॉर्मिनेंट हेपेटाइटिस कॉज करता है, और जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस, क्रोनिक हेपेटाइटिस occurs in the 80% patients, cirrhosis and hepatocellular carcinoma। इसकी डायग्नोसिस में हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि इसकी जो इंपॉर्टेंट है HCV RNA हम चेक करते हैं, और anti-HCV एंटीबॉडी जो होती है IgG उसको चेक करते हैं, और लिवर बायोप्सी करवाते हैं जस्ट टू चेक कि लिवर सिरहोसिस हुई है या नहीं। बाकी सारी जनरल इन्वेस्टिगेशंस कॉमन है। ट्रीटमेंट की बात करें जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें हम जो है इंटरफेरॉन अल्फा डिबावरिन के साथ देते हैं, और जो इसके अलावा ट्रिपल थेरेपीज़ की होती है जिसमें हमारा इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है, रिबावरिन होती है, और इसके साथ हम प्रोटीएज इनहिबिटर कंबाइन करके देते हैं। और जो डुअल थेरेपी होती है उसमें जस्ट हम जो है वो रिबावरिन के साथ इंटरफेरॉन अल्फ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी ड्यूअल थेरेपी है और ट्रिपल थेरेपी है। ट्रिपल थेरेपी में हम प्रोटीएज इनहिबिटर भी ऐड करते हैं, जबकि जो डुअल होती है उसमें जस्ट हम इसके साथ रिबावरिन देते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो है अब हम इसके एससीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वायरल हेपेटाइटिस के सबसे पहले ये है कि 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है, 5 डेज़ हिस्ट्री है, मींस एक्यूट है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके वो इक्टरस है, हेपेटोमेगैली है, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी लाइक ट्रांसमिशन जिससे होती है हेपेटाइटिस बी की, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। बस वो भी ये बता रहे हैं कि वो जब हिल स्टेशन से वापस आया मींस वहाँ पे उसने जो उसके जो एक कॉन्टेक्ट्स के थ्रू जो है या इस तरह से मतलब कि उसने जो फीको ओरल ट्रांसमिशन कह सकते हैं वो हो गई, तो उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो एक्यूट इन्फेक्शन है तो ये हमारा कोई एक्यूट हेपेटाइटिस लग रहा है। तो हम यही कहेंगे कि डायग्नोसिस का एक्यूट हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए ड्यू टू हेपेटाइटिस ए वायरस। फिर प्रिवेंट हम इस डिज़ीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये साइड्स पे मैंने लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले तो जो हमारी क्लीन एंड हाइजीनिक फूड यूज़ करना चाहिए, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, और जो आफ्टर यूजिंग रेस्ट रूम, वॉश हैंड्स, वैक्सीनेशन, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन जो होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो के इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, सबसे पहले स्पोर्टिव, इसका सारा स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसमें हम कोई हेपेटाइटिस ए में कोई ड्रग्स नहीं देते। तो बेड रेस्ट है 2 वीक्स के लिए, उसके बाद IV फ्लूइड्स हो गए, एंटीमेटिक्स हो गए, जो वॉमिटिंग हो रही है उसके लिए, सिम्टोमेटिक सारा इसका ट्रीटमेंट है। अवॉइड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स और हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स यूज़ करनी है जिसमें भी हैव द सिलाइरामीन, और इसके अलावा जो वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना होता है, और ये सब कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हाइड्रेशन, सब कुछ, ठीक है। फिर 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, उसमें वॉमिटिंग आ रही है और बाहर यूजली वो खाता है उस वजह से, तो इस वजह से इसको भी हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस ए कंसिडर करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं ये सारी जनरल जो हम करते होते हैं वही है, जनरल जो लिवर की इन्वेस्टिगेशंस होती है ना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो है।
जो हमने विल्सन डिजीज़ में जो मैंने आपको बताई थी ना वो वाली। फिर प्रोग्नोसिस जो होता है उसमें वी हैव द गुड प्रोग्नोसिस आफ्टर ट्रीटमेंट और रिजॉल्व विद इन 1 to 2 weeks। फिर आता है यंग गर्ल विद अ फीवर, एनोरेक्सिया, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लास्ट 3 days से हो रही है, उसको टेंडरनेस है पर एब्डोमेन में, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। 3 दिनों से उसको जो है इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्यूट वायरल है और मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस ए वायरस है। इसमें आपने जो है 4 मेन इटियोलॉजीज जो होती हैं ABCE, ठीक है। उसकी जो है ना आपने डायग्नोसिस लिखनी है, सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट लिखने हैं, तो वो सारे मैंने साइट्स पे लिखे हुए हैं कि ए के लिए हम उसकी एंटीबॉडी चेक करते हैं IgM, बी के लिए हम सरफेस एंटीजन चेक करते हैं, सी के लिए anti-HCV चेक करते हैं, और जो PCR करवाते हैं RNA के लिए IgM वगैरह चेक करते हैं। और ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो सपोर्टिव होगा, जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि बेड रेस्ट है, IV फ्लूइड्स, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, एंटीमेटिक्स और न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, अवॉइड इलेक्टिव सर्जरी, अल्कोहल नहीं देना, ड्रग्स नहीं देने, वही वाली सारी के ड्रग्स है मेटोटॉक्सिक जो है वो यूज़ नहीं करनी। फिर आता है मेडिकल स्टूडेंट है, उसको नीडल प्रिक इंजरी हो गई है और पेशेंट जो है उसको सिरोसिस हो चुका है, ठीक है। अब नीडल प्रिक इंजरी को सोचते हुए मैं हेपेटाइटिस C भी आएगा और हेपेटाइटिस B भी सोचा जा सकता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि वैक्सीनेशन हुई है हेपेटाइटिस B की, तो मोस्ट लाइकली हम इसको हेपेटाइटिस C कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, anti-HCV टेस्ट करवाएंगे, PCR टेस्ट करवाएंगे अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, और अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे 6 months के लिए, सबक्यूटेनियस 3 times पर वीक, ठीक है। साथ में हम रिबावरिन देंगे, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर हमने ट्रिपल थेरेपी करनी है तो उसमें हम जो है वो ऐड करेंगे क्या, कोई प्रोटीज इनहिबिटर, ठीक है। मॉनिटर करते रहेंगे, साथ साथ CBC एवरी वीक, LFT एवरी टू टाइम्स वीकली, और RFTs जो है वो मंथली करवाएंगे, ठीक है। इसमें जो उन्होंने खुद ही बता दिया कि सरफेस एंटीजन फॉर द हेपेटाइटिस B इज़ पॉजिटिव, तो ये हेपेटाइटिस B होगा। 3 टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें LFTs आ जाते हैं और ये सरफेस एंटीजन्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा लिवर बायोप्सी आ जाती है, ये हम करवाते हैं। और जो मैनेजमेंट है उसमें सपोर्टिव मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, वो सारी हमने जो मैनेजमेंट लिख ली है ना वही हमने सारी करनी है। सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या, फार्माकोलॉजिकल, और अगर उससे ट्रीट नहीं होता तो सर्जिकल। फार्माकोलॉजिकल में जो ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं वो आपने इसमें लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था कि हाउ विल यू ट्रीट इट एंड व्हाट इज़ द आउटकम। तो ये जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका जो, अगर हम इसकी केयरफुली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका आउटकम जो होता है वो गुड होता है। और इसमें लेकिन अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ऑलरेडी हम एक्यूट लिवर फेलियर में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर विद इन 7 days हो सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर 1 महीने के अंदर हो सकता है, और सब एक्यूट जो है 3 months के अंदर हो सकता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या क्या हो सकती है, एक्यूट फर्मिनेंट हेपेटाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, कोएगुलोपैथी, रीनल फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, और सिरोसिस हो सकता है क्रोनिक में। तो इस वजह से हमें इसकी अच्छी सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके ऐसे क्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो तो सब कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पे हम जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स फॉर द लिवर, वो कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।